आज हम चर्चा करेंगे कि धान में लगने वाले भूरा माहू के बारे में। आप सब जानते हैं कि भूरा माहू धान की बाली की अवस्था में और जब बाली में दूध भराई की अवस्था चलती है उस समय इस कीड़े का प्रकोप होता है। और किसान भाई बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस कीड़े का नियंत्रण बहुत कठिन होता है कई बार, और हमारा नुकसान लगभग 40% से लेके 70 से 80% तक भी देखा गया है। यदि समय रहते हम इसका उचित उपचार न करें तो नुकसान हमेशा देखा गया है। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस प्रकार से अभी मौसम चल रहा है, जिसमें वातावरण में आर्द्रता सबसे ज़्यादा है और धान लगभग अधिकांश धान जो है गभोट की स्थिति में है, इस समय अभी भूरा माहू कहीं कहीं पर दिखना चालू हो गया है। देखेंगे कि भूरा माहू, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि भूरा माहू अंडे कहाँ पे देती है। भूरा माहू जहाँ पर पानी की सतह पे धान का पौधा रहता है उसके ऊपर में जो धान की पत्ती रहती है, जिसको हम लोग लीफ ब्लेड बोलते हैं, वहाँ पर यह अंडे को अरेंज करके रखती है और यह समूह में अंडे देती है। लगभग 2 से 12 समूह में ये अंडे देती है और एक मादा एक बार में 250 से 300 अंडे देती है। इस अंडे से लगभग 3 से 4 दिन में इसमें से अंडे बाहर आती हैं। इसका अंडा बहुत छोटा रहता है, जैसे हम लोग चावल का कनकी की साइज़ अपन बोल सकते हैं, जिसमें हम 0.6 मिलीमीटर से लेके 3 मिलीमीटर तक की इसकी साइज़ रहती है, जो बैंगनी से भूरे रंग की होती है। इससे 3 से 4 दिन में इसके बहुत छोटे छोटे शिशु दिखाई देते हैं जो सफ़ेद रंग के होते हैं, और पानी की सतह के पास से धान के पौधे के तने में वह ऐसा चिपका हुआ रहता है। इसी समय धान में फूल आता है। उसका फूल कभी जब फूल झड़ता है तो पानी में भी वह छोटा छोटा भूरा माहू के शिशु जैसा दिखाई देता है, जिससे कई बार ऐसा भ्रम होता है कि कहीं भूरा माहू की संख्या ज़्यादा तो नहीं हो गई है। तो सबसे पहले किसान भाई 4 स्थान होता है जहाँ पर भूरा माहू की संभावना सबसे पहले दिखाई देती है। एक तो है छाया वाला जगह, दूसरा जगह है जो हम गर्मी के दिन में या हम लोग अपने खेत में FIM जो कंपोस्ट खाद देते हैं, वहाँ पर पौधा बहुत ज़्यादा हरा भरा, ग्रीनेस ज़्यादा, लग्जरियस ग्रीन जिसको बोलते हैं, वो दिखाई देती है। वहाँ पर भूरा माहू सबसे पहले दिखाई देता है। तीसरा जो हमारा लो लेन एरिया है, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में गांसा मुही का क्षेत्र बोलते हैं, वहाँ पर यह भूरा माहू सबसे पहले दिखाई देता है। तो किसान भाई इस समय मेड़ भ्रमण न करें बल्कि खेत का भ्रमण करें। हम खेत में उतरकर पौधे को ऐसा हटा के देखेंगे तो पानी के सतह के पास से धान के पौधे में 2 से 3 छोटा छोटा माहू दिखाई देगा। तब ये समझना चाहिए कि अब हमारे खेत में भूरा माहू का प्रकोप आने चालू होने वाला है और हमको इसके लिए उपाय के लिए हमको सतत निगरानी करना चाहिए। इस स्थिति में किसान भाई को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले हम खेत में जितना संभव हो, जो धान की पहली गांठ होती है जिसको मुंदरी बोलते हैं, वहाँ तक जितना पानी हो अपन भर दें। यदि भूरा माहू का अंडा 24 से 48 घंटा यदि पानी में डूब जाता है तो उस अंडे से शिशु नहीं निकलते, वो अंडे खत्म हो जाते हैं। तो यह हो गया सबसे पहला। उसके बाद हमको पानी खोल देना चाहिए, जिससे हमारे धान के पौधे में एक तो वहाँ पर से सूर्य का प्रकाश नीचे तक जाना चालू होता है और उससे हमको उसके नियंत्रण में हमको आसानी मिलती है। भूरा माहू सबसे ज़्यादा खतरनाक उस स्थिति में होता है जब हमारे धान के पौधे में बालियाँ भरने लग जाती है, दूध भरने लग जाता है, और उस समय धान के पौधे में जब भूरा माहू का प्रकोप होता है तो मेड़ से देखने से धान के पौधा पैचेस में सूखे सूखे हुए दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग उसको हापर बर्न कहते हैं, जिसे यह भूरा माहू का विशेष रूप से ये मुख्य कारण है जिसके कारण यह दिखाई देता है। अब यह बात आती है, किसान भाई सबसे पहले ये बोलते हैं कि भूरा माहू बढ़ता क्यों है। यह बात महत्वपूर्ण है कि सबसे ज़्यादा नत्रजन खाद का, यूरिया का उपयोग हम जितना करते हैं
उससे ज़्यादा हमारे खेत में भूरा माहू का प्रकोप बढ़ता है। इसलिए हमको संतुलित उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। अब जब भूरा माहू के प्रकोप की संभावना हो, जब हम आखिरी खाद जो गभोट की स्थिति में हम खाद देते हैं, उस समय केवल यूरिया का उपयोग नहीं करना चाहिए, यूरिया और पोटाश की बराबर बराबर मात्रा का उपयोग करना चाहिए। हमेशा यूरिया का उपयोग सूर्य के प्रकाश की स्थिति में करना चाहिए। सूर्य के प्रकाश की स्थिति में पौधा पूर्ण रूप से उसको ग्रहण करता है। उसके बाद दूसरा प्रमुख कारण है गुणवत्ताहीन या स्तरहीन सब स्टैंडर्ड स्पूरियस इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग। आप लोग देख रहे होंगे, जानते हैं बहुत अच्छे से कि बाज़ार में बायो के नाम से या बाज़ार में अच्छी कंपनियों, ब्रांडेड कंपनियों के नाम से बहुत सारी ऐसी दवाई आती है जिसकी शिकायतें हमको लगातार मिलती है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है, ऐसी दवाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे भूरा माहू का प्रकोप बढ़ता है। तीसरा प्रमुख कारण है सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स, साइपरमेथ्रिन। इस ग्रुप की जो दवा है, पायरेथ्राइड्स ग्रुप की जो दवा है, इसको भूरा माहू में उपयोग करने से भूरा माहू का प्रकोप कम नहीं होता, बल्कि एक निश्चित समय के बाद और बढ़ना चालू होता है। आप देख रहे होंगे मौसम, यदि तापमान यदि 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और वातावरण में इसकी आर्द्रता यदि 80% से ऊपर है, तो इस समय भूरा माहू का प्रकोप सर्वाधिक होता है। आप सब जानते होंगे कि एक भूरा माहू में एक विशेष गुण होता है इसके मादा में, जो किसी प्रकार के हम सिंथेटिक रसायन का जो उपयोग करते हैं, इससे उसके अंडा देने की क्षमता और बढ़ती है, जिसको हार्मोलिगोसिस कहते हैं। जो मुख्य रूप से जो ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप की जो दवाइयाँ रहती है, इससे इसमें रिसर्जेंस बढ़ता है और हार्मोलिगोसिस की जो क्रिया है मादा में वो बढ़ती है, जिससे इसके अंडे देने की क्षमता बढ़ती है। और किसान भाई को कई बार ऐसा भ्रम होता है कि हमने तो दवाई डाली है पर इसका हमको नियंत्रण नहीं मिल रहा है, ऐसा करके स्थिति देखने को मिलती है। इसीलिए यूरिया और पोटाश खाद का विशेष रूप से अनुशंसित मात्रा का उपयोग करना चाहिए। और जो तेज दवाई है जिसके डिब्बे में लाल रंग का निशान है, उस दवाई का उपयोग करने से हमको बचना चाहिए। धान के खेत में पानी के स्तर को हम यदि अच्छे से, जैसा मैं पहले बताया कि यदि इसका अंडा 24 घंटा से 48 घंटे यह अंडा डूब जाता है, श्वसन की क्रिया नहीं हो पाती है, तो इसके अंडे मर जाते हैं, जिसके कारण हमको इसमें अच्छा नियंत्रण मिलता है। इसलिए भूरा माहू के अच्छे नियंत्रण के लिए हमको अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग के कंडीशन में हमको खेतों को पानी को भरना, फिर उसके बाद पानी को सुखाने के इसमें हमको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद कई किसान भाई एक बार दवाई ले आते हैं, फिर उसी दवाई को रिपीट करते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि भूरा माहू की स्थिति में, भूरा माहू के नियंत्रण की स्थिति में हमको एक ही प्रकार की दवाई का उपयोग या एक ही ग्रुप की दवाई का उपयोग बार बार नहीं करना चाहिए। हमको दवाई का ग्रुप को बदलकर उसका उपयोग करना चाहिए। इसके लिए जैसा मैं पहले बताया कि इसका जो नुकसान का लक्षण है वो हापन बर्न जिसको बोलते हैं, जिससे धान के पौधे पूरी तरीके से पीला पड़ जाता है, ऊपर से देखने से भूरा दिखाई देता है और जला हुआ प्रतीत होता है। बाली आने की, अधपके धान की स्थिति में भी ऐसा लगता है जैसे कि धान बहुत भूरा से काला पड़ने की स्थिति में आ गई है। यह जो है इसका निशान है। उसके बाद यह फ्लोएम फीडर है, मतलब ये धान के पौधे का जो फ्लोएम है उससे रस चूसता है, जिसके कारण जो हमारा फूड मटेरियल है, जो पौधे का फूड मटेरियल है, जो नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा पाता और पौधा बहुत तेज़ी से सूख जाता है। और इसीलिए इस सूखता है जब पौधा, तो उसी को हापन बर्न का ये कहते हैं। उसके बाद आप ये देखेंगे कि यह घासदार स्टंट और दांतेदार स्टंट और विकट स्टंट रोगों का कारण है। इसका मतलब कि यह बहुत सारे ऐसे वायरल डिजीज़ है जिसको हम, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि भूरा माहू के लिए रासायनिक नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण है।
जो किसानों के बीच लगभग यह माना जाए कि रासायनिक नियंत्रण ही 90 से 80% किसान हमारे रासायनिक नियंत्रण ही करते हैं। तो भूरा माहू के रासायनिक नियंत्रण के लिए कीटनाशकों का चुनाव कैसे करना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि जो नियोनिकोटिनाइड ग्रुप है, जो अभी हमारी जो 4th जनरेशन इंसेक्टिसाइड है, उसका उपयोग अब भूरा माहू के नियंत्रण के लिए करना का प्रचलन बढ़ गया है। यह लो डोज टेक्नोलॉजी भी कहलाती है। इसमें 2-3 प्रकार के मोड ऑफ एक्शन होते हैं। एक तो सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट एक्शन होता है, उसके अलावा काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं, और ये नर्व इम्पल्स या ये नॉकडाउन इफेक्ट भी इसमें दवाइयों से आता है। तो इसके लिए जो सबसे अच्छी जो दवाइयाँ है, वैसे तो दवाइयाँ को लिस्ट CIB एंड RC के द्वारा बहुत सारी बताई गई है। इसमें जो सेलेक्टेड जो इंसेक्टिसाइड्स है या कीटनाशक है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले एसिटामिप्रिड का आप उपयोग कर सकते हैं 20% SP 30 से 40 ग्राम प्रति एकड़। उसके बाद डाइनोटेफुरान नाम की दवाई काफ़ी प्रभावी पाई गई है भूरा माहू के केस में। इसका डाइनोटेफुरान 20% SG 70 ग्राम प्रति एकड़। इथोफेनप्रॉक्स 10% EC 240 मिलीलीटर प्रति एकड़। फ्लोनिकामाइड नाम की जो दवाई है 50% WG, इसका 60 ग्राम प्रति एकड़। ये 3 प्रकार का एक्शन करता है। एक तो पौधे इसमें जो भूरा माहू में ये पैरालिसिस लाता है, उसके बाद ये इसके जो एग से हैचिंग है उसको रोकता है। तो यह दवाई काफ़ी प्रभावी है और ये 3 से 4 दिन के बाद ये दवाई पूर्ण रूप से अपना काम करना चालू करती है। इसके बाद और महत्वपूर्ण एक इंसेक्टिसाइड है जिसका नाम है पाइमेट्रोजिन। पाइमेट्रोजिन 50% WG 120 ग्राम प्रति एकड़ की मात्रा को हम प्रति एकड़ में स्प्रे ले सकते हैं। उसके बाद थायोमेथाक्साम 75% SG 150 ग्राम प्रति एकड़। कई किसान भाई पूछते हैं कि हम स्प्रे ना करें और हमको ऐसी कोई दवाई हो जिसको हम रेत के साथ मिला के डालें और भूरा माहू के नियंत्रण के लिए कार्य करे। तो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी की अनुशंसा है जिसमें थायोमेथाक्साम का एक फार्मूलेशन आता है जो 70 WG वेटेबल ग्रेन्यूल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका 60 ग्राम प्रति एकड़ मात्रा रेत के साथ मिला के यदि हम प्रति एकड़ मात्रा यदि उपयोग करते हैं तो इसका काफ़ी प्रभावी नियंत्रण मिलता है। हमारे आरंग के आसपास के कुछ किसान हैं जो इसका थायोमेथाक्साम 70 WG 60 ग्राम प्रति एकड़ को रेत के साथ मिला के साथ में 500 ml जो प्लांट एक्सट्रैक्ट जो सीलजी जो आता है उसको लेके उपयोग किए हैं, जिसमें काफ़ी प्रभावी नियंत्रण उनको मिला है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि पहले किसान भाई 2 दवाई 3 दवाई को एक साथ मिक्स करते थे। अब प्रीमिक्स फार्मूलेशन आना चालू हो गया या टैंक मिक्स कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, जिसमें 2 विपरीत या 2 अलग अलग प्रभाव करने वाली दवाइयों को मिक्स करके कंपनी देती है। उसके फार्मूलेशन बाजार में है। अब किसान भाई को अलग अलग डिब्बे लेके उसको मिक्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें सबसे पहला दवाई है, इसमें ब्यूप्रोफेजिन और फिप्रोनिल नाम की जो दवा जो आती है कॉम्बिनेशन, उसका 200 मिलीलीटर प्रति एकड़। इसी प्रकार कर्टाफ हाइड्रोक्लोराइड ब्यूप्रोफेजिन नाम की दवा आती है, इसका 320 ग्राम प्रति एकड़। फ्लूबेंडामाइड और थायोमेथाक्साम नाम की जो दवा आती है उसका 70 मिलीलीटर प्रति एकड़। फिप्रोनिल प्लस थायोमेथाक्साम का कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट आता है, इसका 1100 मिलीलीटर प्रति एकड़। इसी प्रकार इमिडाक्लोप्रिड और लेम्डासाइलोथ्रिन का एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट आता है, इसका 120 मिलीलीटर प्रति एकड़। इमामेक्टिन बेंजोएट और फिप्रोनिल नाम की जो दवा आती है जिसको नॉकआउट के नाम से बोलते हैं, उसको 20 मिलीलीटर प्रति पंप या 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार थायोमेथाक्साम जो मॉलिक्यूल है उसके साथ लेम्डासाइलोथ्रिन के साथ कॉम्बिनेशन आता है जो बाजार में लॉकडाउन के नाम से मिलता है, उसको 8 से 10 ग्राम प्रति मिलीलीटर प्रति स्प्रेयर या 150 से 200 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से हम इसको स्प्रे कर सकते हैं। आपको जैसे मैं पहले बताया था कि अभी बरसात का मौसम है, इन दवाइयों का उपयोग हमको उसी अवस्था में करना चाहिए जब 3 से 4 माहू प्रति पौधा दिखाई दे
प्रति हिल्स दिखाई दे, उस समय हमको इस दवाई को, और इन दवाइयों का सबसे अच्छा प्रभाव हमको देखने को तब मिलता है जब पौधा पूर्ण रूप से हरा रहता है, जिसमें एपोप्लास्ट मूवमेंट या खाद्य पदार्थ नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट सबसे ज़्यादा रहता है। उस समय इन दवाइयों का प्रभाव बहुत अच्छा दिखाई देता है, जो लगभग पेनिकल इनिशिएशन के स्टेज में रहता है। किसान भाई एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें कि अभी बरसात का मौसम है, तो उसके साथ स्टिकर मिलाना, जैसे कि बहुत सारे स्टिकर आते हैं, नहीं है तो एक अच्छा शैम्पू का पाउच मिला सकते हैं या गोंद का उपयोग कर सकते हैं स्टिकर के रूप में। और बाज़ार में कोई भी दवाई का जो कॉम्बिनेशन हो, उसके साथ आप 300 मिलीलीटर जो प्लांट एक्सट्रैक्ट सिल्जी करके आता है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा इसका प्रभाव मिलेगा, आपको नियंत्रण में सहयोग मिलेगा। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि किसान भाई हमेशा एक गलती हम लोगों से होती है, वह स्प्रे सॉल्यूशन बनाने के लिए। स्प्रे सॉल्यूशन बनाने के लिए हमेशा ध्यान में दें कि हमको जहाँ तक संभव हो ट्यूबवेल का पानी लेना चाहिए। उसके बाद हम दवा को स्प्रेयर में सीधा ना डालें, दवा को हम प्लास्टिक के मग्गे में या प्लास्टिक के बाल्टी में लें। जितनी दवा हमको डालनी है उतने मग्गे पानी में हम पहले एक दवा को डालें। यदि हम इंसेक्टिसाइड ले रहे हैं तो इंसेक्टिसाइड को डालने के बाद हम 15 बार राउंड द क्लॉक, 15 बार एंटी क्लॉकवाइज हम उसको पहले उसको रिंस करें अच्छे से। उसके बाद दूसरी दवा को मिलाएं, उसका तीसरी दवा को मिलाएं। जिस प्रकार से क्रम है, सबसे पहले फंजीसाइड को हम मिलाएं 15 बार क्लॉकवाइज, 15 बार एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद इंसेक्टिसाइड को मिक्स करें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद यदि कोई न्यूट्रिएंट वगैरह हम चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह का उपयोग करते हैं तो उसको हम मिलाएं। और अंत में स्टिकर का या सिल्जी का हमको उपयोग करना चाहिए। इस तरीके से दवा फटती नहीं है। बहुत किसान भाई ये गलती करते हैं कि दो दवा को एक साथ पानी में डालते हैं, जिसके कारण वो क्रिया होती है, उसके कारण दवा फट जाती है, आपस में मिक्स नहीं हो पाती। इसीलिए दवा के गुण और दोष के आधार पे हमको उन दवा का मिश्रण तैयार करना चाहिए। यदि 3 से 4 घंटे के अंदर बारिश हो जाती है तो हमको पुनः दवा की आवश्यकता पड़ती है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से हम यदि भूरा माहू के नियंत्रण में ध्यान दें कि पानी का मैनेजमेंट, हमारे मित्र कीट की संख्या कितनी है, उसके बाद हम जैविक नियंत्रण कैसे करें, अंत में रासायनिक नियंत्रण, और उसके बाद प्रॉपर वे में हमको रासायनिक घोल जो बनाना है, हमको कीटनाशक का घोल बनाना है, उसके आधार पे हम भूरा माहू पे बहुत कम खर्चे में एक सिंगल स्प्रे में हम उसको नियंत्रण कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि धान में लगने वाले भूरा माहू के बारे में। आप सब जानते हैं कि भूरा माहू धान की बाली की अवस्था में, और जब बाली में दूध भराई की अवस्था चलती है उस समय इस कीड़े का प्रकोप होता है। और किसान भाई बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस कीड़े का नियंत्रण बहुत कठिन होता है कई बार, और हमारा नुकसान लगभग 40% से लेके 70 से 80% तक भी देखा गया है। यदि समय रहते हम इसका उचित उपचार न करें तो नुकसान हमेशा देखा गया है। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस प्रकार से अभी मौसम चल रहा है, जिसमें वातावरण में आर्द्रता सबसे ज़्यादा है, और धान लगभग अधिकांश धान जो है गभोट की स्थिति में है, इस समय अभी भूरा माहू कहीं कहीं पर दिखना चालू हो गया है। देखेंगे कि भूरा माहू, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि भूरा माहू अंडे कहाँ पे देती है। भूरा माहू जहाँ पर पानी की सतह पे धान का पौधा रहता है, उसके ऊपर में जो धान की पत्ती रहती है, जिसको हम लोग लीफ ब्लेड बोलते हैं, वहाँ पर यह अंडे को अरेंज करके रखती है और यह समूह में अंडे देती है। लगभग 2 से 12 समूह में ये अंडे देती है, और एक मादा एक बार में 250 से 300 अंडे देती है। इस अंडे से लगभग 3 से 4 दिन में इसमें से अंडे बाहर आती हैं। इसका अंडा बहुत छोटा रहता है, जैसे हम लोग चावल का कनकी की साइज़ अपन बोल सकते हैं, जिसमें हम 0.6 मिलीमीटर से लेके 3 मिलीमीटर तक की इसकी साइज़ रहती है, जो बैंगनी से भूरे रंग की होती है। इससे 3 से 4 दिन में इसके बहुत छोटे छोटे शिशु दिखाई देते हैं, जो सफ़ेद रंग के होते हैं, और पानी की सतह के पास से धान के पौधे के तने में वह ऐसा चिपका हुआ रहता है। इसी समय धान में फूल आता है। उसका फूल
कभी जब फूल झड़ता है तो पानी में भी वो छोटा छोटा भूरा माहू के शिशु जैसा दिखाई देता है, जिससे कई बार ऐसा भ्रम होता है कि कहीं भूरा माहू की संख्या ज़्यादा तो नहीं हो गई है। तो सबसे पहले किसान भाई 4 स्थान होता है जहाँ पर भूरा माहू की संभावना सबसे पहले दिखाई देती है। एक तो है छाया वाला जगह, दूसरा जगह है जो हम गर्मी के दिन में या हम लोग अपने खेत में FIM जो कंपोस्ट खाद देते हैं, वहाँ पर पौधा बहुत ज़्यादा हरा भरा ग्रीनेस, ज़्यादा लग्जरियस ग्रीन जिसको बोलते हैं, वो दिखाई देती है। वहाँ पर भूरा माहू सबसे पहले दिखाई देता है। तीसरा जो हमारा लो लेन एरिया है, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में गांसा मुही का क्षेत्र बोलते हैं, वहाँ पर यह भूरा माहू सबसे पहले दिखाई देता है। तो किसान भाई इस समय मेड़ भ्रमण न करें बल्कि खेत का भ्रमण करें। हम खेत में उतरकर पौधे को ऐसा हटा के देखेंगे तो पानी के सतह के पास से धान के पौधे में 2 से 3 हल्का छोटा छोटा माहू दिखाई देगा। तब ये समझना चाहिए कि अब हमारे खेत में भूरा माहू का प्रकोप आने चालू होने वाला है और हमको इसके लिए उपाय के लिए हमको सतत निगरानी करना चाहिए। इस स्थिति में किसान भाई को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले हम खेत में जितना संभव हो, जो धान की पहली गांठ होती है जिसको मुंदरी बोलते हैं, वहाँ तक जितना पानी हो अपन भर दें। यदि भूरा माहू का अंडा 24 से 48 घंटा यदि पानी में डूब जाता है तो उस अंडे से शिशु नहीं निकलते, वो अंडे खत्म हो जाते हैं। तो यह हो गया सबसे पहला। उसके बाद हमको पानी खोल देना चाहिए, जिससे हमारे धान के पौधे में एक तो वहाँ पर से सूर्य का प्रकाश नीचे तक जाना चालू होता है और उससे हमको उसके नियंत्रण में हमको आसानी मिलती है। भूरा माहू सबसे ज़्यादा खतरनाक उस स्थिति में होता है जब हमारे धान के पौधे में बालियाँ भरने लग जाती है, दूध भरने लग जाता है, और उस समय धान के पौधे में जब भूरा माहू का प्रकोप होता है तो मेड़ से देखने से धान के पौधा पैचेस में सूखे सूखे हुए दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग उसको हापर बर्न कहते हैं, जिसे यह भूरा माहू का विशेष रूप से ये मुख्य कारण है जिसके कारण यह दिखाई देता है। अब यह बात आती है कि